मेरा देवर बहुत ही जानदार किस्म का शख्स था। हट्टा कट्टा, 6 फीट से लंबा कद, इंसान कम और द्यो ज्यादा लगता था। रोजाना सब कई किलोमीटर तक खेतों में चला करता। भारी वजनी पत्थर उठा उठाकर खुद को सांड बना चुका था। गांव की बेचारी लड़कियां उसको देखकर ही खौफ खाती थी। मेरी शादी हुई तो सास बीमार थी। यहाँ आते ही दूसरे दिन घर संभाल लिया। हाथों की मेहंदी तो बर्तन मांझ मांझ कर ही उतर गई। सास की जी भर कर खिदमत की, जो चंद माह बाद ही चल बसी। शौहर के अलावा बस एक देवर ही घर पर था और उसकी जिम्मेदारी भी अब मुझ पर आन पड़ी थी। इंसान क्या, पूरा जिन का बच्चा था। खाने बैठता तो एक साथ 8-8 रोटियां खाकर डकारता। इतना तेज खाता जैसे नवाले चबा ही ना रहा हो। हमारे एक नवाले पर उसके 4 नवाले होते थे। हम मियाँ बीवी तो बस उसकी शक्ल ही देखते रह जाते। मैं तो शादी से पहले खुश थी कि चलो भरा ससुराल नहीं है, एक सास है जिसकी खिदमत करनी पड़ेगी, और एक देवर, वो भी कब तक हमारा रहेगा। शादी करेगा तो मेरे सर से ये बोझ भी उतर जाएगा। मगर वो एक देवर ही सब पर भारी था। जब तक घर में होता उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती रहती। मैं शौहर से शिकायत करती तो कहने लगा, बस एक मेरा भाई ही तो है, ससुराल में तुम्हें वो भी चुपता है। बहरहाल मुझे ही खामोश होना पड़ा, लेकिन मैं देवर की इस भूख से बड़ी तंग आ चुकी थी। एक बार तो जो उसने मेरे साथ किया मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। मैं किचन में रात को बर्तन साफ कर रही थी ताकि जल्दी से काम समेट लूं। उस वक्त मेरा शौहर सो चुका था। देवर ही सहन में चारपाई पर बैठा टीवी सहन में रख कर देख रहा था। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द काम निपटाऊं और अपने कमरे में जाऊं, लेकिन उसी वक्त मेरा देवर किचन में दाखिल हुआ। मुझसे कहने लगा, भाभी भूख लगी है, ऐसा करो मुझे लस्सी बना दो। रात के वक्त उसकी ये फरमाइश सुनकर मैं हैरान होने लगी। मैंने कहा, मुझसे नहीं होती तुम्हारी खिदमतें, ऐसा करो शादी करो और लड़की ले आओ अपने लिए, जो तुम्हारी बेजा किस्म की फरमाइशें बेवक्त की भूख को मिटाती फिरे। मैंने अभी बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरे बहुत करीब खड़ा हो गया। ये देखकर मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। वो लंबा ऊंचा देव हेकल किस्म का शख्स, मुझे लगा कि मेरी सांस बंद हो जाएगी। वो बड़े गुस्से से मुझे अपनी सुर्ख आंखों से देख रहा था। कहने लगा, इतनी मेरी शादी की फिक्र है तो खुद मेरे लिए लड़की ढूंढ लो जो मेरे साथ हंसकर गुजारा कर ले, और अभी मुझे लस्सी बना कर दो, वरना तुम्हें मेरे गुस्से का अंदाजा नहीं है। यह सुनकर तो मैं खौफ से कांपने लगी थी। मैंने इस बात में सर हिला दिया। तभी उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया, वरना मुझे लगा था कि आज मेरा दम ही निकल जाएगा। मैंने लंबे लंबे सांस लेकर अपने तेज चलती सांसों को एतदाल पर लाने की कोशिश की और जल्दी से उसको लस्सी बनाकर दी और अपने कमरे में चली गई। जो कुछ उसने आज मेरे साथ किया था वो तो शायद मुझे कत्ल ही कर डालता। खाने पीने के मामले में वो बेसब्रा था, लेकिन एक बात जो उसमें थी वो ये थी कि वो मेहनत भी ऐसे ही करता था। 10 बंदों का काम वो अकेला कर लिया करता था, और जब घर आता तो उसकी जेबें नोटों से भरी हुई होती थी। इसके बरक्स मेरे मियाँ की कमाई ज्यादा न थी। फिर देवर अकेला रहता तो शायद हम दोनों मियाँ बीवी का गुजर बसर मुश्किल हो जाता, लेकिन मैं उसकी खुराक को पूरा करने से कासिर थी। इसीलिए इस नहज पर सोचने लगी। हमारे मोहल्ले में एक रजिया खाला रहती थी, क्योंकि रिश्ते करवाती थी। मैंने जब कहा कि मेरे देवर के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढो तो वो मुझे गौर से देखने लगी। कहने लगी, तेरा देवर इंसान है जो किसी इंसान की बच्ची का रिश्ता ढूंढो? वो तो पूरा जिन है, जिन, और जिनों के लिए इंसान नहीं बल्कि चुड़ैलों का रिश्ता ढूंढा जाता है। ये सुनकर मैं चुप सी हो गई। फिर मैंने कहा, मैं तुम्हें मुंह मांगी फीस दूंगी, बस तुम जल्द से जल्द मेरे देवर की शादी करवा दो। वो लालची औरत थी, इसीलिए रिश्ता करवाने के लिए तैयार हो गई। चंद दिन बाद ही वो मुझे घर ले गई। लड़की अच्छी प्यारी थी और मोटी भी थी, कद काट भी अच्छा था। मैंने तो देखते ही हाँ कर दी। देवर घर आ गया तो मैंने शौहर के सामने उस लड़की की बड़ी तारीफें की। देवर भी खुश हो गया। 1 महीने के अंदर अंदर मैंने देवर की शादी करवा दी। देवरानी को घर ले आई और शुक्र का कलमा पढ़ा कि चलो देवर के कामों से मेरी जान छूटी। देवरानी को मैंने कमरे में बिठाया और दूध का गिलास रखकर कमरे से बाहर चली आई। शादी के हंगामों में मैं थक चुकी थी, इसीलिए लेटकर जल्दी ही सो गई। सब जब मेरी आंख खुली तो मुझे अपने कानों में रोने और सिसकने की आवाजें आ रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। देखा तो शौहर बराबर में ही सो रहा था। मैं परेशान हुई कि इस वक्त कौन रो रहा है। कमरे से बाहर आई तो देखा कि मेरे दरवाजे के पास देवरानी बैठी हुई रो रही थी। उसे देखकर तो जैसे मेरी जान ही निकल गई थी। उसके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, चेहरे और गले पर नाखूनों की खरोंचें थी। उसकी हालत देखकर मैं खौफजदा सी हो गई थी। वो मुझे देखकर खड़ी हो गई और कहने लगी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या तुम्हारा देवर इंसान नहीं है? उसे तो औरत नहीं घोड़ी चाहिए। ये कहकर वो उठकर चली गई। मैं हक्का बक्का उसे देखती रह गई।
जब देवर और शौहर उठे तो मैंने सारी बात शौहर को बता दी। देवर की आंखें भी गुस्से से सुर्ख थी। कहने लगा, झूठी औरत थी, मैंने अगर उसकी सच्चाई बता दी तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। वो अपनी जगह गुस्से से बिफरा पड़ा था। मेरा शौहर कुछ नहीं बोला और पहली बार बिना नाश्ता किए ही घर से बाहर निकल गया। मेरा शौहर मुझ पर बरसने लगा। कहने लगा, तुम्हें क्या जरूरत थी सारी बात उसे बताने की? वो गुस्से का तेज है, अगर वो घर छोड़कर चला गया तो हम फाकों पर आ जाएंगे। मैं खामोश हो गई। मेरे सर पड़ी मुसीबत तो अब भी वहीं खड़ी थी। रात को जब देवर घर आया तो कहने लगा, भाभी मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया, मुझे 10 पराठे बना कर दो। ये सुनकर मैं कोफ्त का शिकार हो गई। इतनी गर्मी में 10 पराठे बनाते बनाते मेरी हालत बिगड़ चुकी थी। पराठे भी कोई आम नहीं बल्कि लच्छेदार देसी घी में गूंधे गए आटे के पराठे थे। कभी कभी तो मुझे लगता कि और ठीक ही कह रही थी, ये इंसान नहीं कोई घोड़ा है। इंसानों की खुराक इतनी नहीं हो सकती जितनी कि मेरे देवर की थी। खा खाकर उसने अपना वजूद भी अच्छा खासा बड़ा कर लिया था। वो तो पूरे बैल जितना वजन कर चुका था और अब तो उससे कोई शादी के लिए भी तैयार न थी। जाने उसने इस लड़की के साथ ऐसा भी क्या रवैया अपनाया था कि वो अगले ही दिन अपने घर चली गई और उसने 2 दिन बाद तलाक भी मांग ली। मेरा देवर भी हाथों पे सरसों जमाए बैठा था, फौरन से उसे तलाक दे दी। अचानक कौन सा राज उस लड़की का जानता था जो कहता था कि वो अच्छी औरत ही नहीं थी। मैं जितना चाहती थी कि देवर की शादी करके उसकी जिम्मेदारी अपने सर से उतार फेंकूं, उतना ही ये मामला मेरे लिए मुश्किल होता चला जा रहा था। अभी मैं इस मुसीबत से ही ना निकली थी कि मेरे मियाँ का एक्सीडेंट हो गया और उसके पांव पर फ्रैक्चर आ गया। उसके पांव की हड्डी टूट चुकी थी और डॉक्टर ने 6 महीने का रेस्ट बताया था। ये बात तो बड़ी परेशान कौन थी। एक तो शौहर की तबीयत इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि वो चलने फिरने से भी कासिर था, और वहीं फिक्र भी लाहक हो चुकी थी कि अब घर का खर्च कौन चलाएगा। मैं तो कोई पढ़ी लिखी भी ना थी, ना ही कोई हुनर जानती थी। अब तो घर की जिम्मेदारी देवर पर आ गई थी। मैं जितना कह रही थी कि देवर की शादी करके उसे अलग कर दूं, कम से कम मेरी जिम्मेदारियों से तो जान छूटेगी, अब उतना ही मुझे देवर की तरफ देखना पड़ रहा था, क्योंकि शौहर के एक्सीडेंट के बाद उसका सारा खर्चा, देखभाल और यहाँ तक कि सौदा सल्फ भी देवर के ही पैसों से आने लगा था। यूं कुछ वक्त के लिए मुझे उसकी शादी का मामला दबाना पड़ा। मुश्किल के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, बस यही मुहावरा उस वक्त मुझ पर फिट आ रहा था। मैं मुश्किल देवर के साथ अपना रवैया ठीक करने लगी, ताकि जब तक मेरे शौहर दोबारा से कमाने नहीं लग जाते। मगर मैं देवर के काम कर करके थक जाती थी। इस रोज देवर को कोई बड़ा काम मिला था और उसके बदले उससे बहुत पैसे मिलने थे। वो उस शाम घर से चला गया और कहने लगा, कल शाम को वापस आऊंगा। वो सारी रात और दिन काम करता रहा। जब घर आया तो बहुत थका हुआ था। उसके कपड़े पसीने से शराबूर हो चुके थे, हालत ही बिगड़ चुकी थी। नहाने के लिए गया तो कहने लगा, भाभी मैं जब नहाकर वापस आऊं तो मुझे खाना तैयार चाहिए। बाहर के खाने में तो वो जायका ही नहीं जो आपके हाथों में है। मेरे लिए जल्दी खाना बनाकर रख दें, मैं मजीद इंतजार नहीं करूंगा। मैं जो सारे घर की साफ सफाई करके अभी बैठी थी, देवर की बात सुनी तो माथे पर बल पड़ गए। शौहर को शिकायती नजरों से देखा, जी चाह के फूट फूट कर रोने लगूं। ये क्या बात थी? मैं कोई नौकरानी थी? इतना खाना आखिर कौन खाता है? मेरा शौहर भी तो एक मर्द था, मगर इसके बावजूद 2 से ज्यादा रोटियां तो खा ही नहीं सकता था। कभी 2 भी वो शदीद भूख के आलम में खाया करता था। मगर ये देवर तो न जाने किस जिन से जा मिला था जो इतना खाया करता था। मेरी तो बस हो चुकी थी। मैंने उसे 15 लच्छेदार पराठे और कढ़ाई बना कर दी तो वो 10 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ डकार गया और डकार मारकर कहने लगा, वाह भाभी मजा आ गया, अब मेरे लिए मीठी लस्सी ले आओ, बहुत खाना खा लिया, अब खाना हजम कर लूं। मैं तो चकरा कर गिर सी गई थी। उससे और बेबसी से आंखों में आंसू आकर कहने लगी, जाकर खुद बना लो। मुझ में हिम्मत नहीं रही। देवर ने जब ये सुना तो खून खार नजरों से मुझे देखने लगा। उस वक्त मैं और देवर वहां अकेले थे। वो मेरे पास आया और अगले ही पल आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहने लगा, एक तो मैं तुम्हारे शौहर का खर्चा उठाऊं, कमा कर लाऊं, और तुम मुझे खाना भी नहीं दे सकती। अगर इतनी ही तकलीफ है तो करवा दो और मेरी शादी, या खुद कमा कर लाओ। मैं भी फट पड़ी और कहने लगी, तुम्हारी शादी करवाई तो थी, मगर तुम हो इतनी मासूम लड़की के साथ न जाने क्या किया कि अगले ही रोज तलाक लेकर घर से चली गई। देवर गुस्से से शैतान बन चुका था। अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, खबरदार, लड़की की तारीफ की, अगर मैं आपको उसके बारे में बता दूं तो आप सोच भी नहीं सकती कि वो किस कदर बुरी लड़की थी। खैर, मरती क्या ना करती। मैंने देवर को जग भर मीठी लस्सी बना कर दी तो उसने जग को ही मुंह लगाकर पी ली और फिर यूं ही बिस्तर पर गिर गया। इस बिस्तर की हिम्मत थी जो उस भारी भरकम वजूद को सह रहा था।
چند روز گزرے تو میں دوبارہ رشتے والی خالہ کی منت سماجت کرنے لگی کہ خدارا میرے دیور کے لیے کوئی کالی کلوٹی لڑکی دکھا دو، میں مزید اس کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی۔ رشتے والی خالہ نے یہ سنا تو فوراً منہ بگاڑ کر مجھے کہنے لگی، معاف کرو بی بی، پہلے جو رشتہ دکھایا تھا لڑکی کے گھر والے میرے سر پر جوتے مار رہے ہیں۔ یہ کیسا رشتہ دکھایا ہے، ہماری بیٹی کی زندگی برباد کر دی، وہ کیسا جانور تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے کچھ پیسے نکال کر رشتے والی خالہ کے ہاتھ پر رکھ دی اور بولی کہ بس کوئی یتیم لاوارث لڑکی ہی لے آؤ، مگر میرے دیور کی شادی کروا دو۔ پیسے دیکھ کر وہ بھی چپ ہو گئی اور فوراً میرے دیور کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگی۔ ایک ہفتے بعد اس نے ایک رشتہ دکھایا، وہ لڑکی جو یتیم اور لاوارث تھی۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو یہ دیور کے ساتھ گزارا کر لے گی۔ شادی سے ایک روز پہلے میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ خدارا اپنے بھائی کو کچھ سمجھاؤ، وہ اس بار کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اس کی بیوی بھاگ جائے۔ میرا شوہر اپنے بھائی کے پاس گیا اور اسے سمجھانے لگا، مگر وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گیا، بے لگام سانڈ کی طرح لڑنے لگا۔ اس کی شادی ایسی لڑکی سے ہوئی جو میری ہی ہم عمر تھی اور بہت ہی خوبصورت تھی، مگر لاوارث اور یتیم بچی تھی۔ میں بھی بیاہ کر اسے اپنے گھر لے آئی، یہی دعا کی کہ خدا اس کے قدم مبارک کرے۔ اگلی صبح جب ہوئی تو سب نارمل تھا۔ میں جو ہی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی تو جو منظر مجھے دکھائی دیا وہ دیکھ کر میں چونک گئی، کیونکہ میری دیورانی اپنے کمرے کے باہر فرش پر گری ہوئی تھی۔ میرے تو قدم جم گئے، کہیں بے ہوش ہی تو نہ ہو گئی ہو۔ آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تو وہ اٹھ بیٹھی، وہ تو سو رہی تھی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ تم یہاں کیوں سو رہی ہو، کمرے میں کیوں نہیں گئی؟ وہ رونے لگی اور رو کر کہنے لگی، باجی آپ نے میری کیسے انسان سے شادی کروا دی، اسے تو کسی عورت سے نہیں بلکہ گھوڑی سے شادی کرنی چاہیے تھی، یہ تو مجھے انسان ہی نہیں سمجھتا۔ دوسری بار بھی یہی بات سن کر میں حیران رہ گئی، آخر میرا دیور ایسا کون سا کام کرواتا تھا جو یہ اس قدر تنگ آ چکی تھی۔ بہرحال صبح ہوئی تو فوراً بھاگ بھاگ کر اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ وہ بہت ہی خوف کھا رہی تھی اور دیور اس کے ساتھ انتہائی سختی سے پیش آ رہا تھا۔ کئی دن تو میں اس کا رویہ نوٹ کرتی رہی اور پھر سوچا کہ اب دیور سے بات کرنا ضروری ہے۔ میں خود جاننا چاہتی تھی کہ آخر ہوتا کیا ہے، دیور آخر رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیا کرتا ہے جو صبح وہ کمرے سے باہر بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ اس روز میں نے دیورانی کے کپڑے پہنے، بہانے سے انہی کے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ رات کو جب دیورانی کمرے میں آئی تو دیور اسے دیکھ کر فوراً لمبی تان کر لیٹ گیا اور بیوی سے کہنے لگا، میرے لیے گرما گرم دودھ لے کر آؤ۔ دیورانی جگ بھر کر دودھ لائی تو وہ ایک سانس میں سارا دودھ پی کر بولا، میری ٹانگوں میں بڑا ہی درد ہو رہا ہے، جکڑن محسوس ہو رہی ہے، اس کی مالش کرو۔ ساری رات دیورانی تیل سے دیور کے پاؤں اور ٹانگوں کی مالش کرتی رہی۔ بیچاری تھک کر جب کچھ دیر کے لیے رکتی تو دیور فوراً ٹانگ چھٹک کر رکھتا اور کہتا، ہاتھوں میں دم نہیں ہے کیا؟ یوں ساری رات وہ بیوی سے اپنی خدمت کرواتا رہا اور بیوی نہ چاہتے ہوئے بھی خدمت کرتی رہی۔ آخر کو جب شوہر گہری نیند میں سو گیا تو اٹھ کر کمرے سے باہر چلی آئی۔ اس کے جاتے ہی میں بھی بہانے سے کمرے سے نکل آئی۔ وہ بیچاری تو اپنے شوہر سے بے تحاشا ڈرتی تھی۔ وہ بستر پر سویا ہی اس انداز میں تھا کہ دوسرے شخص کے لیے جگہ ہی نہ بچی تھی۔ میں یہ دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی۔ صبح اپنے شوہر کو اس بارے میں بتایا تو شوہر بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ خدا نے میرے بھائی کو قد کاٹ جسامت تو بہت دی ہے، یہ محنتی بھی بہت ہے، مگر شاید اسے بیوی کے ساتھ احترام اور تمیز سے بات کرنا نہ آیا۔ اس روز میرے شوہر نے اپنے بھائی کو بڑا سمجھایا۔ پہلے تو اس نے غصہ کیا، مگر دھیرے دھیرے جب اس کے دل میں بیوی کی محبت جاگ گئی تو اس کا رویہ بیوی کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا۔ وہ موٹی عقل کا مالک تھا، پیار سے سمجھانے پر ہی سمجھتا تھا۔ وہی ایک بار جب پہلی بیوی کا تذکرہ ہوا تو دیور کہنے لگا، وہ لڑکی بالکل پاک دامن نہ تھی، یہ بات اس نے پہلی ہی رات مجھے بتا دی تھی، اسی لیے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے مار کر کمرے سے نکال دیا تھا۔ وہ اپنی دوسری بیوی سے بھی اسی لیے سختی سے پیش آ رہا تھا کہ یہ بھی اس کی نرمی کا فائدہ اٹھا کر کچھ غلط نہ بول دے، مگر دوسری بیوی بڑی ہی بااخلاق اور تمیزدار تھی۔ دیور کا کھانا پینا تو کم نہ ہوا، البتہ اس کا رویہ بیوی کے ساتھ ضرور نرم ہو چکا تھا۔